नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सत्यजीत रे की कहानी अनाथ बाबू का भय। अनाथ बाबू से मेरी जान पहचान ट्रेन के डब्बे में हुई थी। मैं जलवायु परिवर्तन के लिए रघुनाथपुर जा रहा था। यूँ मैं कलकत्ते में एक अखबार के दफ्तर पे काम करता हूँ। पिछले कुछ महीनों से काम का दबाव इतना बढ़ गया कि मेरी सांसें घुटने लगी थी। इसके अलावा मैं लिखने पढ़ने का शौकीन हूँ। 2-4 कहानियों का प्लॉट मेरे दिमाग में चक्कर काट रहा था, लेकिन काम इतना ज़्यादा था कि फुर्सत निकाल ही नहीं पा रहा था। अतः किसी तरह की दुविधा में ना पड़कर 10 दिनों की बकाया छुट्टी और एक आध जिस्ता कागज लेकर बस निकल पड़ा। इतनी इतनी जगहों को छोड़कर रघुनाथपुर के लिए ही क्यों रवाना हुआ, इसका भी एक कारण है। वहाँ बिना खर्चे के रहने का इंतजाम हो गया था। मेरे कॉलेज के सहपाठी वीरेन विश्वास का एक पैतृक मकान रघुनाथपुर में है। कॉफ़ी हाउस में बैठकर जब इस बात की चर्चा कर रहा था कि छुट्टियों में कहाँ जाऊँ, तो वीरेन ने खुशी के साथ अपना वह मकान ऑफर कर कहा, मैं भी जाता, मगर झंझटों में फंसा हूँ, तुम तो जानते ही हो। तब हाँ, तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी। हम लोगों का 50 वर्षों का पुराना नौकर भरद्वाज उस मकान में है, वही तुम्हारी देखरेख करेगा, तुम चले जाओ। गाड़ी में मुसाफिरों की भीड़ थी। मेरी बेंच पर बगल में ही अनाथ बंधु मित्र बैठे थे, कद नाटा और उम्र लगभग 50। मांग बीच से कड़ी खिचड़ी बाल, दृष्टि तीक्ष्ण, होठों पर एक ऐसा भाव छाया रहता जैसे मन के हर कोने में हमेशा मनोरंजक विचार चक्कर काट रहा हो। एकाएक उन पर दृष्टि पड़े तो लगता है वे जैसे 50 वर्ष पुराने नाटक के किसी पात्र के अभिनय के लिए सुसज्जित होकर आए हों। उस तरह का कोट, उस तरह की कमीज का कॉलर, चश्मा और ख़ास तौर से उस तरह के बूट जूते आजकल कोई धारण नहीं करता। अनाथ बाबू से जान पहचान होने के बाद पता चला कि वे रघुनाथपुर जा रहे हैं और कारण पूछने पर वे अनमने हो गए। यह भी हो सकता है कि ट्रेन की आवाज़ के चलते शायद मेरा सवाल उनके कानों तक पहुंचा ही ना हो। वीरेन के पैतृक मकान को देखकर मन प्रसन्न हो गया। मकान बहुत सुंदर था। सफ़ेद सामने जमीन का एक टुकड़ा है और उसमें फूल पौधे और साग सब्जियां लगाई हैं। आसपास कोई दूसरा मकान नहीं है, अतः पड़ोसियों के उत्पात से भी रक्षा होती रहेगी। भरद्वाज के विरोधों के बावजूद मैंने अपने लिए छत के ऊपर का एक कमरा चुन लिया। वहाँ धूप, हवा और निर्जनता तीनों पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। कमरे के अंदर जाकर अपना सरो सामान सजाते वक्त देखा, दाढ़ी बनाने का अपना उस्तरा तो साथ ही नहीं लाया हूँ। सुनकर भरद्वाज ने कहा, इसमें हर्ज ही क्या है मुन्ना बाबू, कुंडू बाबू की दुकान पर 5 मिनट के अंदर जाया जा सकता है, वहां जाने से ही ब्लेड मिल जाएगा। तीसरे पहर चाय पीकर कुंडू बाबू की दुकान की ओर चल पड़ा। जाकर देखा वहां अड्डेबाजी के लिए खासी अच्छी जगह है। दुकान के अंदर 2 बेंचों और 6-7 प्रौढ़ बैठकर गपशप कर रहे हैं। उनमें से एक उत्तेजित होकर कह रहे हैं, अरे भैया, यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, अपनी आंखों से देखा है। 30 वर्ष बीत गए तो इसका यह मतलब नहीं कि सब कुछ धुल पुछ गया। इस तरह की स्मृतियां इतनी आसानी से ना भूली जाती, और ख़ास तौर पर तब जब हलदर दत्त मेरा अंतरंग मित्र रह चुका है। उसकी मौत के लिए आंशिक रूप से मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, यह विश्वास तो अब तक बना हुआ है। एक पैकेट 7 o'clock खरीदकर मैं 2-4 और दूसरी चीज़ों की खोज पड़ताल करने लगा। भले आदमी का कहना जारी था। सोच कर देखिए, मेरा मित्र मुझसे 10 रुपये की बाजी लगाकर उस उत्तर पश्चिम के कमरे में रात बिताने गया। दूसरे दिन लौटा ही नहीं। अंत में जितेन बख्शी, हरिचरण साहू, मैं और 3-4 दूसरे व्यक्ति, जिनका नाम भी मुझे याद नहीं, हल्दर की तलाश में हालदर भवन गए। जाकर देखा वह उस कमरे में मरकर अकड़ गया है। उसकी आंखों में जो नग्न भय मैंने देखा, वह आपको बताऊं, उसका एक ही अर्थ हो सकता है, भूत। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, सर्पदंश का अथवा उसी प्रकार का कोई दूसरा निशान भी ना था। तो उसे भूत प्रेत के अलावा किसने मारा होगा, बताइए मुझे। उस दुकान में 5 मिनट और गुजारने पर मुझे इतना तो पता चल ही गया कि वे किस विषय में बात कर रहे थे। उनकी बातों से स्पष्ट था कि रघुनाथपुर के दक्षिणी कोने में 200 साल पुरानी कोई हवेली है, जो स्थानीय जमींदारों हालदार वंश की थी।
वह हवेली वर्षों से परित्यक्त पड़ी हुई थी। इस हवेली में पश्चिम मुखी एक विशेष कमरे को भूतः माना जाता था। हालांकि हलदर दत्त की मृत्यु के बाद पिछले 30 वर्ष में किसी ने उस कमरे में एक रात बिताने का साहस नहीं किया, फिर भी रघुनाथपुर के निवासियों को उस कमरे में डेरा जमाए भूत मंडली के बारे में सोचकर एक विशेष प्रकार की सनसनी महसूस होती थी। इस मान्यता के पीछे दो कारण थे। एक तो हलदर दत्त की रहस्यपूर्ण मृत्यु और दूसरे हालदार परिवार के इतिहास में अनेक हत्याओं एवं आत्महत्याओं का लंबा सिलसिला। इस वार्तालाप से मन में उत्पन्न कौतूहल के साथ मैं जैसे ही उस दुकान से बाहर निकला, मैंने अनाथ बाबू मित्रा को बाहर खड़े पाया। उनके होठों पर वही मुस्कान थी जो मैंने उनसे मुलाकात के दौरान पहली बार देखी थी। क्या आपने सुना वे लोग जो कह रहे हैं? उन्होंने पूछा। जी हाँ, मैं सुने बिना नहीं रह सका। क्या आपको इसमें विश्वास है? किसमें? भूत प्रेत में? जी हाँ। ओह, आप समझो, मैंने भूतहा घरों के बारे में अक्सर बहुत सुना है, लेकिन मेरी भेंट कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हुई जो भूतिया घर में रह चुका हो और उसने कुछ देखा हो। इस कारण मैं बहुत विश्वास के साथ तो कहकर अनाथ बाबू की मुस्कान गहरा गई। क्या आप उसे देखना चाहेंगे? उन्होंने कहा। क्या? वह घर? मैंने कहा। देखना? आपका तात्पर्य क्या है? सिर्फ बाहर से, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, अधिक से अधिक 1 मील। अगर आप इस मार्ग पर सीधे चले जाएं तो 2 मंदिर को पार करके और दाहिने मुड़े तो रास्ता बहुत छोटा पड़ेगा, वहां से सिर्फ 1/4 मील। आदमी वाकई बहुत दिलचस्प लगता था। इसके अलावा घर लौटने की भी कोई जल्दी नहीं थी, अतः मैं उसके साथ चल दिया। हालदार हवेली को देख पाना आसान नहीं था। जंगली पेड़ पौधों और विसर्पी लताओं की सघन आबादी ने अधिकांश हवेली को ढक लिया था। उस हवेली के द्वार पर सबसे ऊपरी हिस्सा ही हवेली तक पहुंचने में 10 मिनट पहले नजर आने लगता। प्रवेश द्वार वास्तव में बहुत विशाल था। उसके ऊपर नहबत खाना और एक बूचड़ खाना था। सामने के बरामदे तक एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। कुछ मूर्तियों और फव्वारे के अवशेष बता रहे थे कि एक समय घर और प्रवेश द्वार के बीच के मैदान वहां एक बगीचा हुआ करता था। घर की बनावट विचित्र थी। वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो सौंदर्य शास्त्र के निम्न स्तर के अनुरूप कहने लायक हो। हवेली का पूरा ढांचा एक बदसूरत ढेर जैसा था। अस्त होते सूर्य की अंतिम किरणें काईदार दीवारों पर पड़ती थी। अनाथ बाबू ने 1 मिनट उस हवेली को घूरा, फिर उन्होंने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ भूत प्रेत दिन की रोशनी में बाहर नहीं आते। क्यों ना हमें, उन्होंने आंख मारते हुए आगे जोड़ा, अंदर जाकर उस कमरे पर भी एक निगाह डालें। वह पश्चिमी मुखी कमरा? वही कमरा जिसमें? हाँ जी, जिसमें वही हलदर दत्त की मृत्यु हुई थी। यह आदमी कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा है, मैंने सोचा। अनाथ बाबू मेरे मन की बात भी समझ गए। मैं देख सकता हूँ तुम्हें आश्चर्य हो रहा है। खैर, तुमको सच बताने में कुछ बुराई मैं नहीं देखता हूँ। मेरा रघुनाथपुर आने का एकमात्र कारण यही घर है। सच में? मैंने कहा। हाँ, कलकत्ता में मैंने सुना था कि इस घर में भूतों का बसेरा है। मैं इतनी दूर यही देखने की हसरत लेकर आया कि क्या मैं उस भूत की एक झलक पा सकता हूँ। आपने ट्रेन में मुझसे पूछा था कि मैं यहाँ किस लिए आ रहा हूँ। मैंने जवाब नहीं दिया और आपको अच्छा भी नहीं लगा होगा, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि तुमको बताने से पहले मेरे लिए तुमको कुछ अच्छी तरह जान लेना बेहतर होगा। लेकिन भूत को देखने के लिए आपको कलकत्ता से इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी? मैंने फिर पूछा। 1 मिनट रुको, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। मैंने अपने व्यवसाय के बारे में तुमको अभी तक कुछ नहीं बताया। बताया क्या? सच यह है कि मैंने प्रेत आत्माओं एवं सभी अलौकिक चीजों के बारे में बहुत गहन अध्ययन किया है। पिछले 20 वर्ष मैंने इसी विषय में शोध करते हुए बिताए हैं। मृत्यु के बाद जीव पृथ्वी पर बसने वाली आत्माओं, नर पिशाचों, भेड़िए में परिवर्तित मनुष्य, काला जादू, जादू टोना इत्यादि विषयों पर अब तक जो भी कुछ प्रकाशित हुआ है मैंने सब पढ़ा है। इसके लिए 7 भाषाएं भी सीखनी पड़ी। लंदन में एक प्रोफेसर नार्टन है जो ऐसी ही रुचि रखते हैं। पिछले 3 वर्ष से हम दोनों के बीच पत्र व्यवहार चल रहा है। मेरे लिखे लेख ब्रिटेन में जानी मानी पत्रिकाओं में छप चुके हैं। मैं शेखी बगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह कहना उचित होगा कि उन चीजों के बारे में इस देश में किसी को भी इतनी जानकारी नहीं है जितनी जानकारी मैं रखता हूँ। वह बहुत सच्चाई से बोले। उनकी बात सुनकर मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि वह झूठ बोल सकते हैं
या बढ़ा चढ़ाकर कह सकते हैं। इसके विपरीत मेरे मन में एहसास जागा कि उन्होंने जो कुछ कहा उस पर मैं आसानी से विश्वास कर सकता हूँ। उनके प्रति मेरे अंदर कुछ आदर भाव भी उत्पन्न हुआ। कुछ मिनट की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, मैं देश भर में कम से कम 300 भूतवाह घरों में ठहर चुका हूँ। साधुवाद। हाँ, जबलपुर, चेरापूंजी, काठी, कटुआ, जोधपुर, अजीमगंज, हजारीबाग, सिवड़ी, बरासात और अनेक स्थान। मैं 56 बंगलों में ठहर चुका हूँ और कम से कम 30 नील कोठियों में। इनके अलावा कलकत्ता और इसके उपनगरों में करीब 50 भूतिया मकान हैं जहां मैंने रातें बिताई हैं। लेकिन अनाथ बाबू रुक गए। फिर उन्होंने अपना सिर झटका और आगे कहा, भूत प्रेत मुझसे बचते रहे। शायद वे उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जिन्हें उनसे कुछ सरोकार नहीं होता। मुझे बार बार निराश होना पड़ा। सिर्फ एक बार मद्रास के निकट तिरुचिरापल्ली में एक पुरानी इमारत में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां कुछ अजीब चीज मौजूद है। ब्रिटिश राज्य के दौरान वहां एक क्लब हुआ करता था। जानते हो क्या हुआ? कमरे में अंधेरा था और हवा का नामो निशान न था। फिर भी जब जब मैंने एक मोमबत्ती जलाने की कोशिश की, किसी ने या किसी चीज ने उसे हर बार बुझा दिया। 12 दिया सिलाई बेकार चली गई। तथापि 13वीं दिया सिलाई से मैं मोमबत्ती जलाने में कामयाब रहा। लेकिन जैसे ही मोमबत्ती चली, वहां मौजूद प्रेतात्मा गायब हो गई। एक बार कलकत्ता के एक घर में भी मुझे बहुत रोचक अनुभव हुआ था। हमेशा की तरह मैं एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था और कुछ होने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी मच्छर ने मेरे सिर में काटा है। मुझे हैरानी हुई। मैंने अपने सिर पर हाथ फेरा और पाया कि मेरे सिर में एक बाल भी नहीं, ये सब गायब हो गया। मैं पूरी तरह गंजा था। क्या यह सच था? क्या यह सच में मेरा अपना सिर था? मैंने किसी और का सिर छुआ, पर नहीं, मच्छर ने तो असल में काटा था। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च चलाई और उसकी रोशनी में शीशे में देखा। मेरे सारे बाल सही सलामत थे। गंजेपन का कोई संकेत तक ना था। इतने वर्षों में मुझे प्रेतात्माओं संबंधी केवल 2 अनुभव हुए हैं। मैं कहीं भी कुछ खोज पाने की आशा छोड़ चुका था। लेकिन हाल ही में मैंने रघुनाथपुर स्थित इस मकान के बारे में एक लेख पुरानी पत्रिका में पढ़ा। अतः मैंने सोचा मुझे यहाँ आना चाहिए और अंतिम बार अपनी किस्मत आजमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हम मुख्य द्वार तक पहुंच चुके थे। अनाथ बाबू ने अपनी घड़ी देखी और कहा, आज सूर्यास्त शाम 5:31 पे होगा। अभी 5:15 हुए हैं। चलो, अंधेरा होने से पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं। अलौकिक घटनाओं में उनकी रुचि संभवतः छूतहा रोग जैसी थी। मैंने उनका सुझाव तुरंत स्वीकार कर लिया। उनकी तरह मैं भी उस घर के अंदर जाने और विशेषकर उस कमरे को देखने के लिए व्यग्र हो उठा। हम मुख्य द्वार के अंदर गए। एक विशाल प्रांगण था और कुछ ऐसा था जो स्टेज जैसा लगता था। उसका प्रयोग पूजा तथा अन्य उत्सवों के लिए किया जाता होगा। अब वहां हर्षोल्लास का कोई संकेत नहीं था जो पहले कभी रहा होगा। प्रांगण के चारों ओर बरामदे थे। हमारे दाईं तरफ एक टूटी हुई पालकी थी और उसके आगे ऊपर जाने का जीना था। जीने पर इतना अंधेरा था कि अनाथ बाबू को अपनी जेब से टॉर्च निकालकर जलानी पड़ी। रास्ता बनाने के लिए हमें मकड़ी के जालों की पूरी दीवार हटानी पड़ी। हम जब अंततः पहली मंजिल पर पहुंचे, मैंने अपने मन में सोचा, यह मकान अगर भूतिया निकला तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हम गलियारे में खड़े हो गए और हमने कुछ छोटा मोटा सा हिसाब लगा लिया कि हमारे बाएं तरफ का कमरा निश्चित रूप से पश्चिम मुखी कमरा होना चाहिए। तय करने के बाद अनाथ बाबू बोले, चलो अब हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए, आओ मेरे साथ। गलियारे में केवल एक चीज थी, पुराने जमाने की एक विशाल घड़ी। उसका शीशा टूटा हुआ था, उसकी एक सुई गायब थी और पेंडुलम एक तरफ पड़ा था। पश्चिमी कमरे का दरवाजा बंद था। अनाथ बाबू ने अपनी उंगली से दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। किसी अज्ञात भय के कारण मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजा खुल गया, लेकिन कमरे के अंदर देखने योग्य कुछ भी असामान्य नहीं था। कभी यह बैठक खाना रहा होगा। बीच में एक बड़ी मेज पड़ी थी जिसका ऊपरी हिस्सा गायब था। सिर्फ 4 टांगे सीधी खड़ी थी। खिड़की के पास एक आराम कुर्सी थी। हालांकि उसमें बैठना अब बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि उसका एक हाथ और उसकी सीट का एक हिस्सा टूटा हुआ था। इन चीजों के अलावा कमरे में एक अलमारी भी थी जिसमें कभी बंदूकें रही होंगी। बगैर नली का एक हुक्का था। 2 साधारण कुर्सियां जिनके बाजू टूटे हुए थे। अनाथ बाबू गहरे विचार में डूबे लगते थे। कुछ समय के पश्चात उन्होंने कहा, क्या तुम्हें कुछ गंध आती है?
कैसी गंध? मैंने पूछा। लोबान, तेल और जलता मांस, सब कुछ की मिली जुली गंध। मैंने गहरी सांस खींची, मगर कोई गंध ना आई। उस फफूंदिया गंध के अलावा जो सामान्यतः उस कमरे से आती हो, जिसे कि लंबे समय तक बंद रखा गया हो। इसलिए मैंने कहा, क्यों? नहीं तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई। अनाथ बाबू ने फिर कुछ ना कहा। फिर उन्होंने अचानक अपने बाएं हाथ को सीधे हाथ से मारा और चिल्लाकर कहा, भगवान, मैं इस गंध को अच्छी तरह पहचानता हूं। इस घर में जरूर कोई आत्मा भटक रही है। देखना यह है कि वो सामने आएगी या नहीं। अब चलो चलते हैं। अनाथ बाबू ने अगली रात हालदार हवेली में बिताने का निश्चय किया। जब हम लौट रहे थे, उन्होंने रुककर कहा, मैं आज नहीं जाऊंगा क्योंकि कल अमावस की रात है, भूत एवं प्रेतात्माओं के प्रकट होने के लिए सबसे उपयुक्त रात। इसके अलावा मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो मैं आज अपने साथ नहीं लाया हूँ। वे चीज़ें मैं कल लेकर आऊँगा। आज तो मैं सिर्फ एक नज़र डालने आया था। बीरेन के घर के निकट विदा लेने से पहले उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी करके कहा, कृपया मेरी योजना के बारे में किसी को बताना मत। मैंने आज जो कुछ सुना है उससे लगता है कि यहाँ के लोग बहुत अंधविश्वासी और आसानी से भयभीत हो जाते हैं। मेरी योजना का उन्हें पता चल गया तो वे मुझे उस हवेली में जाने से रोक सकते हैं। और उन्होंने आगे कहा, कृपया बुरा ना माने कि मैंने आपको साथ चलने के लिए नहीं कहा। इस प्रकार का काम व्यक्ति को अकेले ही करना चाहिए, आप समझते हैं ना। अगले दिन मैं लिखने बैठ गया, लेकिन लिखने में ध्यान नहीं लगा। मेरा मन बार बार उस हवेली के पश्चिम मुखी कमरे की तरफ ही जाता रहा। भगवान जाने अनाथ बाबू को क्या अनुभव होने वाला था। सच कहूँ तो मैं थोड़ा बेचैन और चिंता महसूस कर रहा था। शाम के समय मैंने हालदार हवेली के द्वार तक अनाथ बाबू का साथ दिया। आज वह गर्दन तक ऊंची एक काली जैकेट पहने हुए थे। उनके कंधे से एक फ्लास्क लटक रहा था और उनके हाथ में वही टॉर्च थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने एक दिन पहले किया था। उन्होंने घर के अंदर जाने से पहले अपनी जेब से कई छोटी छोटी शीशियां निकाली। देखो, उन्होंने कहा, इस शीशी में एक विशेष तेल है जो मैंने अपने फार्मूले के मुताबिक खुद बनाया है। यह मच्छर भगाने की एक बढ़िया चीज़ है और इस शीशी में कार्बोलिक एसिड है। अगर मैं इस कमरे में छिड़क दूं तो सांपों से तो सुरक्षित रहूंगा। और उन्होंने वे शीशियां वापस अपनी जेब में रखी, टॉर्च उठाई और उसे अपने सिर से लगाया। फिर उन्होंने मुझे अंतिम प्रणाम किया और पैरों तले बजरी को पीसते हुए अंदर चले गए। उस रात मैं ठीक तरह सो नहीं सका। दिन निकलते ही मैंने भारद्वाज को एक थर्मस में 2 जनों के लिए पर्याप्त चाय देने के लिए कहा। चाय भरा थर्मस आते ही मैं हालदार हवेली की तरफ चल दिया। आसपास कोई नहीं था। क्या मैं अनाथ बाबू को पुकारूं या सीधे उस कमरे तक चला जाऊं? इसी दुविधा में था कि एक आवाज आई, अरे यहाँ, इस तरफ। अनाथ बाबू उस घर के पूर्व की ओर से जंगली पेड़ पौधों भरे छोटे जंगल से निकलकर आ रहे थे, हाथ में नीम की एक टहनी पकड़े हुए। वह कतई ऐसे नहीं लग रहे थे जिसे एक रात पहले किसी अलौकिक या विकराल अनुभव से गुजरना पड़ा हो। पास आकर उन्होंने एक चौड़ी मुस्कान से मेरा स्वागत किया। मुझे करीब आधा घंटा लगा नीम का पेड़ खोजने में। टूथपेस्ट की अपेक्षा मैं इसे अधिक पसंद करता हूँ, आप तो समझ सकते हैं। पिछली रात के अनुभव के बारे में पूछने में मुझे कुछ संकोच हो रहा था। मैं चाय लाया हूँ, पूछने की बजाय मैंने कहा, क्या आप कुछ चाय यहाँ लेना चाहेंगे या फिर घर जाना पसंद करेंगे? आओ मेरे साथ उस फव्वारे के पास बैठते हैं। अनाथ बाबू ने चाय की एक लंबी चुस्की भरी और कहा, आह, चाय तो बहुत बढ़िया है। फिर वह मेरी तरफ मुड़े और अपनी आंख में एक चमक के साथ बोले, तुम यह जानने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो कि यहाँ पर रात कैसी गुजरी है, सही बात है ना? जी हाँ, मेरा मतलब है, हाँ थोड़ा तो। ठीक है, मैं सब बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, पूरा अभियान सफल रहा और बहुत सफल रहा। उन्होंने चाय का दूसरा मग भरा और अपना किस्सा शुरू किया। शाम 5 बजे का समय था जब तुम मुझे यहाँ छोड़कर गए। घर के अंदर जाने से पहले मैंने थोड़ा इधर उधर घूमकर देखा। सावधानी बरतनी ही पड़ती है, आप तो समझते हैं। कभी कभी जानवर तथा अन्य सजीव प्राणी भूत प्रेतों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी खतरनाक नहीं पाया। फिर मैं अंदर चला गया और ग्राउंड फ्लोर के खुले कमरों में जाकर देखा। किसी भी कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। एक कमरे में पुराना कूड़ा करकट भरा हुआ था और दूसरे कमरे में छत से कुछ चमगादड़ लटके हुए थे। कमरे में मेरे दाखिल होने पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं भी उनकी शांति में खलल डाले बिना बाहर निकल आया। शाम 6:30 बजे से करीब मैं ऊपर
ऊपर गया और मैंने रात बिताने की तैयारी शुरू कर दी। मैं अपने साथ एक झाड़न ले गया था और सबसे पहले मैंने उस आराम कुर्सी को साफ किया। भगवान जाने कितने अरसे से वह कुर्सी वहां पड़ी थी। कमरा घुटन भरा लग रहा था, इसलिए मैंने खिड़की खोल दी। गलियारे में जाने का दरवाजा भी खुला छोड़ दिया, यह सोचकर कि भूत महाशय की इच्छा उस दरवाजे से आने की हो सकती है। फिर मैंने फ्लास्क और टॉर्च को फर्श पर रख दिया तथा आराम कुर्सी पर लेट गया। यह बिल्कुल भी आरामदायक नहीं थी, फिर भी मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि पहले भी मैं अनेक रातें इसी से भी बहुत खराब स्थिति में गुजार चुका था। 5:30 बजे सूरज डूब गया और बहुत जल्दी अंधेरा हो गया और वही गंध काफ़ी तेज हो गई। मैं सामान्यतः उत्तेजित नहीं होता हूँ, लेकिन मुझे मानना होगा कि पिछली रात मुझे एक अजीब तरह की उत्तेजना महसूस हुई। मैं आपको ठीक ठाक समय तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा अनुमान है कि रात 9 बजे का समय रहा होगा, जब एक जुगनू खिड़की के अंदर आया और करीब 1 मिनट तक कमरे में चक्कर काटने के बाद उड़ता हुआ बाहर निकल गया। धीरे धीरे कहीं दूर से गीदड़ों सियारों का वृंदगान आना भी बंद हो गया और झिंगुर भी शांत हो गए। कह नहीं सकता मुझे कब नींद आ गई, पर एक शोर ने मुझे जगा दिया। यह घड़ी का शोर था जो आधी रात की सूचना दे रही थी। एक गहरा किंतु सुरीला घंटनाद गलियारे से आ रहा था। अब मैं पूर्णतया जाग गया था और मैंने उस घंटनाद को सुनने के अलावा 2 और चीज़ों पर गौर किया। पहली बात यह कि मैं एक बहुत आरामदायक कुर्सी पर लेटा हुआ था, उसका टूटा हुआ हिस्सा अब वहाँ नहीं था और किसी ने आकर मेरे पीठ के पीछे एक तकिया रख दिया था। और दूसरी बात, मेरे सिर के ऊपर एकदम नया पंखा लटका हुआ था। उसमें लगी एक लंबी रस्सी गलियारे तक जा रही थी और कोई अदृश्य हाथ उस रस्सी को हल्के हल्के खींच रहा था। मैं उन चीज़ों को एकटक देख रहा था और उनका मजा ले रहा था कि उसी समय मुझे एहसास हुआ कि बिना चांद की रात में कहीं से एक पूरा चांद निकल आया है। पूरा कमरा चमक चांदनी से भरा हुआ था। फिर किसी चीज़ की सुगंध पूर्णतया अप्रत्याशित रूप से मेरे नथनों में से आ लगी। मैंने मुड़कर देखा तो एक हुक्का अपने करीब रखा पाया। उत्कृष्ट किस्म की तंबाकू की खुशबू कमरे में भर गई थी। अनाथ बाबू रुक गए, फिर मुस्कुराकर कहा, बहुत खुशनुमा माहौल था, ये तो मानते हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सच में। तो आपने बाकी रात तो बड़े आराम से बिताई, ऐसा है क्या? इस पर अनाथ बाबू अचानक गंभीर हो गए, एक गहरी खामोशी में डूब गए। मैंने उनके दोबारा बोलने का इंतजार किया, लेकिन वे बोले नहीं तो मैं अधीर हो उठा। क्या आपके कहने का तात्पर्य है, मैंने कहा, कि आपके लिए भय महसूस करने का कोई कारण ही नहीं था और आपने बहरहाल कोई भूत नहीं देखा? अनाथ बाबू ने नज़र उठाकर मुझे देखा, किंतु इस बार उनके होठ पर मुस्कान का जरा भी संकेत नहीं था। उनकी आवाज़ कर्कश हो चली थी जब उन्होंने पूछा, एक दिन पहले जब तुम उस कमरे में गए थे तब क्या तुमने उसकी भीतरी छत को ध्यान से नहीं देखा था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने ध्यान से देखा। क्यों? उसमें जरूर कुछ विशेष बात है। तुमको दिखाए बिना मैं आगे का किस्सा तुम्हें नहीं सुना सकता। चलो अंदर चले। हमने अंधेरा जीना फिर चढ़ना शुरू किया। पहली मंजिल तक जाने के रास्ते में अनाथ बाबू ने मुझसे सिर्फ एक बात कही, अब मुझे भूतों का पीछा फिर नहीं करना पड़ेगा सितेश बाबू, कभी नहीं। उनके साथ मेरा काम समाप्त हो गया है। मैंने गलियारे में उस विशाल घड़ी पर नजर डाली। यह उसी तरह की थी जैसे 2 दिन पहले थी। हम पश्चिमी कमरे के सामने ठहर गए। अंदर जाओ, अनाथ बाबू ने कहा। दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया, किंतु अंदर जाते ही मेरी आंखें फर्श पर पड़ी और मेरे पूरे बदन में भय की एक लहर दौड़ गई। फर्श पर यह कौन पड़ा था? पैरों में भारी बूट पहने हुए, और यह किसका अट्टहास था, ऊंचा ऊंचा और कर्णभेदी, बाहर गलियारे से आता हुआ, जो हालदार हवेली के कोने कोने में गूंज रहा था। मैं उस अट्टहास में डूब गया। मेरे सोचने समझने की शक्ति, मेरी बुद्धि, सब कुछ को उसने अशक्त कर दिया। क्या यह हो सकता है? मैं आगे कुछ सोच ही नहीं सका। और जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने अपने पलंग के पायते भरद्वाज को खड़ा पाया और भवतोष मजूमदार मुझ पर जोर जोर से पंखा झल रहे थे। ओ धन्य हो ईश्वर का, आप सही सलामत आ गए हैं, उन्होंने चिल्लाकर कहा। अगर साधुचरण ने आपको
उस घर में जाते हुए नहीं देखा होता तो भगवान जाने क्या हो जाता। वैसे आपको वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी? मैं बस कुछ बुदबुदाकर रह गया। पिछली रात अनाथ बाबू भवतोष बाबू ने मुझे बीच में ही टोक दिया। अनाथ बाबू? उनके बारे में अब कुछ नहीं किया जा सकता। निसंदेह मैंने हाल में जो कहा था उस पर कतई विश्वास नहीं किया। शुक्र है भगवान का तुम रात बिताने उसके साथ कमरे में नहीं गए। तुमने देखा उसका क्या हाल हुआ? नहीं देखा तुमने? उतने वर्ष पहले हलदर दत्त के साथ भी ठीक वही हुआ था। फर्श पर पड़ा था, शरीर ठंडा अकड़ा हुआ, उसकी खुली आंखों में वही डर समाया हुआ था, छत को एकटक घूरते हुए। मैंने अपने मन में सोचा, नहीं, वह नहीं पड़े हैं वहाँ ठंडे और अकड़े हुए। मैं जानता हूँ मृत्यु के बाद अनाथ बाबू का क्या हुआ है। शायद मैं कल सुबह ही उनको खोज निकालूं। अगर मैं उस तरफ वापस गया तो वह एक काली जैकेट और भारी बूट पहने होंगे, हालदार हवेली के जंगल से निकल कर आ रहे होंगे, हाथ में नीम की टहनी लिए और इस कान से उस कान तक खीसे निकालते हुए।